आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंसों में इस क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान लगाकर सुने और याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं। 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारे ख्याल से इसका उत्तर अवतल दर्पण होगा। आगे है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सी ऑप्शन F बराबर R/2 सही होगा। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए F बराबर R/2 सही होगा। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में F से होकर गुजरती है। F मतलब फोकस। किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा? दर्पण समतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से संभव होता है। प्रिज्म से। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी कितना होगी? उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितना? तो 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा सीधी होती है। हमेशा सीधी होती है। तो पॉजिटिव वे में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ पर? न्यूनतम होता है कांच में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी कितनी? तो इसके उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है कितना होता है? तो 30 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ये एक बार और पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर पर क्यों न खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण कौन सा होगा? वह दर्पण या तो समतल होगा और नहीं तो उत्तल होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये तो सूत्र पर बनने वाला सवाल है। ये 5 सेंटीमीटर होगी। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक 1 का मान क्या होता है?
तो साइन आई अब्लिक साइन आर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? V बाई यू। सरल सूक्ष्मदर्शी से किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस के द्वारा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, लेकिन ऊपर में चिपटा होता है और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस में। किसी बिंब का वास्तविक तथा काल्पनिक आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दो गुनी पर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु के स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल लेंस हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्राप्त होता है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है कहाँ से? प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट के परावर्तक सतह अवतल होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता की आधी होती है, वक्रता की आधी होती है। जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या कहलाती है? तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या है? वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कब मालूम पड़ने का कारण क्या है? कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? अपवर्तन कोण और क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। तब वह कहाँ मुड़ जाती है? तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है।